अंबेडकर जी की फोटो मैंने यहां इसलिए लगाई है क्योंकि ऊपर लिखा है इलेक्टोरल रोल इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन अ डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन उसकी रक्षा नहीं कर रही है। दो चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती है, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। द नाइस वे टू से इट is that the election commission has lost control of the list. The bad way to say it is the election commission has manipulated the list. The answer is not we gave you the list. We as opposition are asking you for the list now. The answer is give us the list now. Don't tell us about what happened in the past. We want to know now. If you have no problem giving the list, you've already given it to us, okay, give it to us today. And give us the Lok Sabha one with names, pictures and addresses. Give us the Vidhan Sabha one with names, pictures and addresses. Because if you don't, there is a serious question now that is being asked about Indian democracy. Which means we are now heading towards the complete destruction of the constitution. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनाव आयोग फिर से सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों से यह संदेह और गहराता है कि क्या पारदर्शी चुनाव व्यवस्था नाम की चीज बची भी है या नहीं। विपक्ष ने इस बार मशीन को लेकर नहीं, मतदाता सूची को लेकर सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की मतदाता सूची मांगी है, तो मतदाता सूची सौंपने में क्या दिक्कत है, क्यों देरी हो रही है। महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली चुनाव में मतदान के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में कथित धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी अलग से सवाल उठा रही है। हम इस वीडियो में दिल्ली और मिल्कीपुर पर भी बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र का मामला तो चिंता में डालने वाला लगता है। अगर ऐसा हुआ है, तब फिर क्या बचा रह गया है। आखिर चुनाव आयोग महाराष्ट्र की मतदाता सूची सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है, राजनीतिक दलों को क्यों नहीं दे रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले ही आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई थी, क्योंकि पार्टी समझ गई थी और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाने लगी, क्योंकि तब तक महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर मतदाता सूची की बात सामने आने लगी थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मतदाता सूची में नए नए नाम जोड़ने को लेकर कई तरह से सवाल उठाए और तैयारी के साथ चुनाव आयोग से शिकायत की। इसलिए हम इस वीडियो में दिल्ली की भी बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है उसे समझने में विपक्ष को थोड़ा समय लग गया। चुनाव के 2 महीने के बाद विपक्ष अब महाराष्ट्र को लेकर मुखर होने लगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल उठाया और 7 फरवरी को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची को लेकर अपने अपने तर्क और तथ्य रखे। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि विपक्ष को विधानसभा और लोकसभा के समय की मतदाता सूची क्यों नहीं दी जा रही है। हम राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला हिस्सा आपको पूरा सुनाना चाहते हैं, ताकि आप समझ सकें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में
9.7 वोटर्स, 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग के सामने सवालों की सूची लंबी होती जा रही है। कांग्रेस ने समय लिया, अध्ययन किया विधानसभावार मतदाता सूची का और उसके हिसाब से चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। बड़ा सवाल है कि आबादी से ज्यादा महाराष्ट्र में क्या सचमुच वोटर ज्यादा हो गए? अगर ऐसा हुआ है तो यह कितना बड़ा घपला है। एक सवाल है कि विधानसभा में नए नए वोटर जुड़ते हैं और उसी के लगभग बीजेपी को वोट मिलते हैं। क्या ऐसा हुआ है? क्या यह सिर्फ बीजेपी की जीती हुई सीटों पर ही हुआ है या कैसे हो सकता है? आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है। बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। अक्सर विपक्ष के इन सवालों का मजाक उड़ाया जाता है, हताशा से जोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग पर अभी आरोप नहीं लगा रहे हैं, जबकि आरोप लगाना चाहिए। राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त से जब यह सवाल पूछा गया कि कांग्रेस आयोग से महाराष्ट्र की मतदाता सूची मांग रही है, तो उनका जवाब था कि मतदाता सूची राजनीतिक दलों को दी जाती है। आज राहुल गांधी ने इस पर जवाब दिया और कहा कि अगर आप मतदाता सूची एक बार दे चुके हैं तो हमारे बार बार मांगने पर इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी का कहना था कि जो लिस्ट एक बार दी जा सकती है उसे दोबारा देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दी जाती हैं तो फिर हमें दे क्यों नहीं रहे? हम मांग रहे हैं, अगर दी जाती हैं, इफ इट इज द नॉर्म टू गिव इट, तो दे दो। वो तो चुनाव के पहले ही आप लोगों को दिया गया होगा क्या? नहीं, मैंने वो बोला आपको, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लिस्ट मिलती है। वो एक एमएलए को अगर लिस्ट निकालनी होती है तो उसे पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ जाना पड़ता है। उससे उस डेटा से हम काम नहीं कर सकते। हमें सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, पूरी स्टेट का डेटा, राइट? सर दिल्ली में जब नहीं, बट मान लो आप जो कह रहे हो सही है कि उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है, राइट? फाइन, देन व्हाई आर दे नॉट जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल टू अस? I'll add a small point. One second. Why are they not just making it available? हाँ देते हैं, आप मांग रहे हो, ले लो, वो दे क्यों नहीं रहे? मूल सवाल यह है कि विपक्ष मतदाता सूची की मांग कर रहा है। वह जांच करना चाहता है कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 70 लाख नए लोग, 70 लाख मतदाता सूची में जुड़ गए, जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर है। यह कैसे हो गया? कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी चाहती है कि दोनों चुनावों की मतदाता सूची दी जाए, मतदाताओं की तस्वीरें दी जाएं, मतदाताओं का पता दिया जाए ताकि वे खुद इनका सत्यापन कर सकें। राहुल ने कहा कि उन्हें यह जानकारी चाहिए, तभी उसके बाद न्यायिक कदम उठाएंगे। उत्तम जाटकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मरकटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं, लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए
वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहाँ पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना हमारी सब मांग है वहाँ की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहाँ लड़े हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज़ उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स ने दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे, जो मराठी चैनलों ने दिखाया, आज सरकार में है महाराष्ट्र में। और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कन्फ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं है, हमने डेटा दिखाया कि कन्फ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कन्फ्यूजन में। फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बदल लिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी वाजवणारा माणूस तुतारी, हम उस तरह, उसी कारण हम सातारा की सीट हारे। और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है। ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज़ होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है। हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, विपक्ष को समझने में वक्त लग गया। महाराष्ट्र के नतीजों से विपक्ष का संदेह गहराया, तब जाकर विपक्ष ने मतदाता सूची का अध्ययन करना शुरू किया। यह सवाल मशीन का नहीं है, जिसके जवाब में अदालती आदेशों की कॉपी छापकर चुनाव आयोग ने सारे सवालों को किनारे लगा दिया। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त मशीन को लेकर अदालती आदेशों की किताब ही लेकर आ गए और उसके सहारे बताने लगे कि मशीन में खराबी नहीं है, अदालतों ने अपने अपने आदेशों में कहा है। लेकिन अब विपक्ष समझ गया है कि चुनाव में सेंध किसी और तरीके से लगाई जा सकती है, और वह तरीका हो सकता है मतदाता की सूची में सेंध के जरिए। महाराष्ट्र में विपक्ष सोता रहा चुनाव के समय, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से लेकर पहले से ही सक्रिय हो गई थी। अभी तक तो सुना करते थे हरियाणा कैसे जीत गए, महाराष्ट्र कैसे जीत गए, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, लेकिन आज हम सबूत के साथ आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है, और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर, और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें, तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं, ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। ये साफ है
कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। क्या विपक्ष के हर आरोप को हताशा बताकर इस तरह से टाला जाएगा? मतदाता सूची के सवाल को लेकर अगर पारदर्शिता के साथ बहस नहीं होगी, जांच नहीं होगी, तब फिर क्या बचेगा? चुनाव आयोग क्यों नहीं इन संदेहों को दूर करने के लिए आगे आता है? अब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली का चुनाव कोई इतना बड़ा चुनाव है कि चुनाव आयोग व्यस्त है। मतदाता सूची को लेकर ऐसे ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं कि अब विपक्ष के बस की बात नहीं कि हर जगह अपने कार्यकर्ता लगाकर उसकी जांच करे। आम आदमी पार्टी ने इसका प्रयास किया, मुस्तैदी दिखाई, लेकिन आयोग की तरफ से ऐसा क्या किया गया जिससे मतदाता सूची के प्रति जनता का, विपक्षी दलों का विश्वास मजबूत हो? 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। दिल्ली चुनाव में गोदी मीडिया लगाकर पहले से चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया गया कि बीजेपी जीत रही है, जनता आम आदमी पार्टी से नाराज है, ताकि आम आदमी पार्टी का कोई भी सवाल हताशा में उठाया गया सवाल लगे कि कोई पार्टी हार रही है, इसलिए यह सवाल उठा रही है। मतदान से एक दिन पहले तक मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे थे और ये आरोप बेहद गंभीर थे। आज टीएन शेषन साहब की कुर्सी पर राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ाने का ठेका चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है दिल्ली में, चुनाव इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से पूरी दिल्ली से खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट वीडियोस दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्पष्टता नहीं है उसमें, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पिछले 3-4 दिन से खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। और पुलिस, जैसा कि आतिश जी ने कहा कि पुलिस शिकायत करने वालों पर, इन विरोध को रोकने वालों पर, यहाँ तक कि इन वायलेशंस की, इस गुंडागिरी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों तक का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो वायलेशन कर रहे हैं, जो गुंडागिरी कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये चुनाव की घोषणा से पहले से हो रहा है। किस तरह से हमने देखा 1100 रुपए बांटे गए, साड़ियां बांटी गई और चुनाव आयोग कहता रहा कि हमें कोई साड़ी का सबूत नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से और वीडियोस से।
तो पूरा का पूरा चुनाव दिल्ली का चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की साझेदारी पे लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त जब दिल्ली में मतदान के 2 दिन हो चुके हैं, अभी भी मतदाताओं की अंतिम संख्या जारी नहीं की गई है कि कितने पुरुष मतदाता हैं, कितने महिला मतदाता हैं। 8 तारीख को दिल्ली के नतीजे आएंगे। 5 फरवरी के मतदान के अंतिम आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। 70 विधानसभाओं की दिल्ली है। 5 फरवरी को चुनाव हुए, अभी तक आंकड़े क्यों नहीं आए कि दिल्ली में मतदान की अंतिम संख्या क्या है। चुनाव आयोग की साइट पर आखिरी अपडेट चुनाव के दिन रात 11:41 का है। इसमें रात 11:30 तक 60.42% मतदान का अनुमानित आंकड़ा दिया गया है और लिखा है कि जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी यह आंकड़ा अपडेट कर दिया जाएगा। प्रेस नोट में लिखा है कि इस आंकड़े में अभी तक पोस्टल बैलेट नहीं जोड़े गए हैं। पूनम अग्रवाल चुनाव आयोग पर पैनी नजर रखती हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मतों की गिनती से पहले अंतिम आंकड़ों को जारी कर देना चाहिए, वरना इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। दिल्ली में 2008 के बाद सबसे कम मतदान हुआ है। 60.42% मतदान का आंकड़ा दिया गया, लेकिन किसी को पता नहीं कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है, पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है। इन आंकड़ों को जारी करने में देरी क्यों हुई? क्या 70 विधानसभाओं के आंकड़े जारी करने में इतना समय लगना चाहिए? चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, अंतिम आंकड़े फॉर्म 17C में ही चुनाव के एजेंट के साथ साझा कर दिया जाता है। सवाल है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से क्यों नहीं जारी कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने लगातार इसकी मांग की कि हर विधानसभा के हर बूथ के हिसाब से कितने वोट पड़े हैं, फॉर्म 17C चुनाव आयोग अपलोड करे। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जब चुनाव आयोग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से एक वेबसाइट बना दी है transparentelections.in और इस पर सभी 17C फॉर्म सभी विधानसभाओं के अपलोड कर दिए गए हैं। तो क्या इस बात से किसी को परेशानी नहीं होती कि एक मामूली जानकारी चुनाव आयोग से मांगी जा रही है और चुनाव आयोग नहीं दे रहा है? राजनीतिक दल अपनी तरफ से वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें वही जानकारी चुनाव आयोग से पहले डाल दे रहे हैं। क्या आम जनता को इन सवालों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए कि यह चुनाव व्यवस्था कितना पारदर्शी रह गई है? अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के कुछ देर बाद चुनाव आयोग की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि नियमों के मुताबिक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक एक पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17C पोलिंग एजेंट के हवाले कर दिए हैं। सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से समग्र रूप से 17C का डेटा क्यों नहीं जारी किया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। चुनाव के बाद आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने ट्वीट किया कि चुनाव खत्म हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम यह नहीं जानते कि कितने लोगों ने मतदान किया। आयोग सिर्फ प्रतिशत में अनुमानित आंकड़े दे रहा है। मतदान के पूर्ण आंकड़ों और फॉर्म 17C पार्ट 1 को प्रकाशित ना करके आयोग पारदर्शिता की मांग का विरोध कर रहा है। यह अफसोस की बात है। अंजलि भारद्वाज की ट्वीट का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आशुतोष रांका ने लिखा है कि 3 लोगों के साथ मिलकर 2 घंटे में मैंने नई दिल्ली के सभी फॉर्म 17C इकट्ठा कर उन्हें अपने सिस्टम में डाला, उनका विश्लेषण किया और आला कमान को दे दिया। अकेले दिल्ली में चुनाव आयोग के पास कम से कम 13,000 पोलिंग एजेंट हैं। आप किसी भी तरह से यह समझा दीजिए कि चुनाव आयोग जायज तर्क दे रहा है, मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। हमने पूनम अग्रवाल से पूछा कि प्रतिशत में आंकड़े दिए गए हैं कि दिल्ली में 60.42% वोट पड़े हैं। क्यों इतना जानना काफी नहीं है? क्यों यह जानना जरूरी है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर 1 लाख वोटर हैं तो उस 1 लाख में 50,503 वोट पड़े हैं? संख्या जानने से क्या हो जाता है?
पूनम अग्रवाल का यह जवाब ध्यान से सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन ने टाइम टू टाइम वोटर परसेंटेज यानी कि वोटर टर्नआउट परसेंटेज को रिलीज किया उनके वोटर टर्नआउट एप्लीकेशन के जरिए। अब लास्ट जो उनका प्रेस रिलीज था वो था 11:30 बजे 5 तारीख को कितना वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ, और उस डेटा के हिसाब से उन्होंने परसेंटेज वाइज कहा है 60.42% वोटर टर्नआउट हुआ, यानी कि लास्ट आंकड़ा उनका ये है। और ये वोटर परसेंटेज में है, यानी कि आपने वोटर टर्नआउट डेटा परसेंटेज में बताया, लेकिन अभी तक जो डेटा पब्लिक के सामने नहीं आया है वो है वोटर टर्नआउट एब्सोल्यूट नंबर कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज। इसका मतलब सिंपल ये है कि सपोज करिए कि मयूर विहार कॉन्स्टिट्युएंसी में एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में टोटल कितने वोट गिरे, यानी कि अगर वहां पर फॉर इंस्टेंस मयूर विहार कॉन्स्टिट्युएंसी में 1 लाख वोटर इलेक्टोरल है, लोग वोट कर सकते हैं, तो 1 लाख में से 50,000 ने वोट किया, ये होता है एब्सोल्यूट नंबर। और इसका डेटा अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया है, अभी हमें सिर्फ परसेंटेज वाइज है डेटा आया है। और उन्होंने ये जो परसेंटेज भी उसका भी ब्रेकअप दिया है, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कितना आया, ईस्ट में कितना आया, लेकिन ये परसेंटेज वाइज डेटा हमें हेल्पफुल नहीं है हमारे लिए। इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस परसेंटेज को काउंटिंग वाले दिन नहीं कंपेयर कर सकते, यानी कि जिस दिन काउंटिंग होगी वो है कल, यानी कि 8 तारीख को जब होगी काउंटिंग, तब आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में इतने वोट गिने गए, और इतने वोट गिनने जाने के बेसिस पे ही वो डिक्लेयर करते हैं कि ये विनर है और ये लूजर है या सेकंड पोजीशन में आए। तो आप एक परसेंटेज को कैसे कंपेयर करेंगे एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट नंबर से? फॉर इंस्टेंस कि अगर वोटर वो काउंटिंग के दिन मयूर विहार कॉन्स्टिट्युएंसी में 50,000 वोट गिने गए, तो आपके पास वो 50,000 वोट पड़े थे, वो नंबर होना भी जरूरी है। ये कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं अगर आपके पास एब्सोल्यूट नंबर हो। आपको पता ही होगा कि आपके व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शंस के टाइम इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बहुत चर्चा हुई थी। सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने इलेक्शन कमीशन से बार बार डिमांड किया था कि भाई आप वोट्स पोल्ड का एब्सोल्यूट नंबर दीजिए, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। और बार बार ये मुद्दा जब उठा तब हमें अच्छे से याद है कि जिस दिन दिल्ली में चुनाव होना था लोकसभा के इलेक्शंस के, ठीक उसके एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने सारे फेजेस का वोट्स पोल्ड एब्सोल्यूट नंबर डिक्लेयर किया था। अब हमने जब उस वोट्स पोल्ड नंबर को कंपेयर किया काउंटिंग वाले दिन के बाद, यानी कितने वोट्स गिने गए, उसमें हमने पाया कि ज्यादातर कॉन्स्टिट्युएंसी में, अगर मुझे लगभग याद है कि 5 या 6 कॉन्स्टिट्युएंसी को छोड़कर बाकी सारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में या तो वोट्स ज्यादा गिने गए थे या कम गिने गए थे। तो वो डिस्क्रिपेंसी एक मुद्दा बना था, लेकिन उस पर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। तो अब ये जो वोट्स पोल्ड एब्सोल्यूट नंबर जिसे कहेंगे वो हमें चाहिए दिल्ली इलेक्शंस के लिए भी, और इलेक्शन कमीशन को ये तुरंत से तुरंत रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि काउंटिंग के बाद ये एब्सोल्यूट नंबर हमारे किसी काम का नहीं होगा। हरियाणा के मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने मतदान के आंकड़े जारी करने के समय पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि आयोग ने पूर्ण नंबर जारी नहीं किया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को मतदान हुआ। उस रोज शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 55% मतदान हुआ, लेकिन अगले दिन जारी किया गया अंतिम आंकड़ा बढ़कर 67% पर पहुंच चुका था। अचानक इतना कैसे बढ़ गया, इसे लेकर लोग सवाल उठाने लगे। दिल्ली चुनाव की घोषणा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी पत्रकार ने दिल्ली चुनाव की मतदाता सूची को लेकर सवाल नहीं पूछा। हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सभी सवालों को गिना और अपने वीडियो में दिखाया था। क्या यह बात आपको परेशान नहीं करती? आपको संदेह नहीं होता कि दिल्ली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा रही है और पत्रकार उसे लेकर एक सवाल तक नहीं करते हैं। अगर मीडिया ही रिपोर्ट ना करे
कि किस बूथ पर कितने लोग बिना वोट डाले लौट गए या कहां वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, तो आपको स्वतंत्र रूप से कैसे पता चलेगा कि दिल्ली में मतदान के दिन क्या हुआ? आपने नोट किया होगा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी, वोट डालने से रोकने की सूचना अब आपको कहां से मिलती है? विपक्ष के ट्विटर हैंडल से मिलती है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की 9 सीटों के लिए उपचुनाव के समय लगातार रिपोर्टिंग की, मीडिया नहीं कर रहा था। उसी तरह 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी ने भी अपने हैंडल से इसकी कई सूचनाएं जारी की। क्या यह शर्मनाक नहीं कि गोदी मीडिया राजधानी में भी ठीक से रिपोर्ट नहीं करता? किसके फायदे के लिए रिपोर्टिंग नहीं की गई? गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के गंगा स्नान को दिखाता रह गया और कितने मतदाता अपना नाम न देखकर लौट गए इसका पता नहीं चला। मतदान के दिन संजय सिंह राज्यसभा सांसद ट्वीट कर रहे थे, वीडियो डाल रहे थे, बता रहे थे कि एक गाड़ी में लोग कथित रूप से पैसे बांट रहे थे, लेकिन उन्हें देखते ही भाग निकले। चुनाव से एक दिन पहले साइलेंट पीरियड में आपने चुनाव आयोग से शिकायत की कि दिल्ली के कुछ इलाकों में गुंडागर्दी हो रही है, बड़े स्तर पर वोट को दबाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के अलावा दिल्ली पुलिस पर भी गुंडागर्दी करने और भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। इसी तरह के आरोप उत्तर प्रदेश में भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब चुनाव आयोग को बताया गया कि बीजेपी पैसा, साड़ी और शॉल बांट रही है, तो उन्होंने कहा कि सबूत लेकर आओ। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जंगपुरा की झुग्गियों में लोगों के वोटर कार्ड छीन लिए गए हैं। जो भी धांधली या गड़बड़ी की शिकायत होती है, उसे लेकर गोदी मीडिया अब चुप रह जाता। विपक्ष उठाता है, उसे हताशा से जोड़ने जरूर आगे आता है। 6 फरवरी के अखबारों को पलट रहा था। अंग्रेजी के एक अखबार ने तो यूं ही लिख दिया जैसे कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ मतदाता लौट गए, लेकिन द हिंदू की पहले पन्ने पर एक खबर छपी थी। अगर यह अपवाद है तो भी बुरा है, और अगर ऐसा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कहां क्या क्या हुआ होगा। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 150 वोटर के नाम मतदाता सूची में नहीं थे। हिंदू की सात्विका महाजन की रिपोर्ट के अनुसार ये सभी 40 किलोमीटर चलकर पुराने बूथ पर पहुंचे तो पाया कि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, जबकि इनके पास वोट डालने की पर्ची मौजूद थी। इनका वोट नई दिल्ली के कालीबाड़ी से नरेला में चला गया। रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने ऑनलाइन भी चेक किया था, इनका वोट नई दिल्ली क्षेत्र में ही है। हर बात का एक ही जवाब दे दिया जाता है कि प्रक्रियाओं का पालन किया गया। क्या यह सामान्य बात है कि राजधानी दिल्ली में 150 मतदाताओं के नाम नई दिल्ली से नरेला चले जाते हैं और बस एक ही जवाब कि अखबार में इश्तेहार दे दिया था, प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। चुनाव आयोग, मतदाता सूची, मतदान के आंकड़ों को लेकर जरा सी लापरवाही या आपकी उदासीनता इस लोकतंत्र का अंतिम संस्कार करने में मदद करेगी। फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बड़े स्तर पर लोगों की उंगलियों पर निशान लगाए जा रहे हैं ताकि वो वोट ना डाल सकें। उन्हें धमकाया जा रहा है कि वोट ना डालें। इसे लेकर आतिशी सिंह ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग 2 पुलिसकर्मियों को घेरे खड़े हैं और शिकायत लिख रहे हैं। पुलिसकर्मी के अलावा कुछ लोग वीडियो में देखे जा सकते हैं। इनके गलत हाथ की उंगली पर चुनाव चिन्ह लगाया गया है। जब पुलिस अधिकारी यह बात कहते हैं तो वीडियो बनाने वाला कहता है, इससे पता चलता है यह काम किया जा सकता है। जिनकी उंगली पर निशान लगाया गया वो कह रहे हैं झुग्गी में रहने वाले हीरालाल और कालू नाम के 2 लोगों ने इलाके के 200 लोगों की उंगलियों पर इस तरह के निशान लगाए और सबको 500 रुपए दिए। ये सब आरोप हैं। इनके पहचान पत्रों की फोटो भी ले ली गई और आधार कार्ड का नंबर लिखा गया। पहचान पत्र की फोटो खींचिए। अब देखो भाई साहब, ये तो बेचारे अनपढ़ आदमी, इन्हें क्या पता है क्या है, घर में मशीन आएगी तुम मत जाना, काम हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने पुलिस की मदद से बड़े पैमाने पर वोट दबाने का काम किया है। बूथ पर पुलिस लोगों की आईडी चेक कर रही है और वोट डालने नहीं दे रही है। आपको याद होगा अक्टूबर महीने में यूपी में 10 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान होना था, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि अदालत में चुनावी धांधली की याचिका है,
इस वजह से मिल्कीपुर का उपचुनाव इन 9 सीटों के साथ नहीं होगा और नहीं हुआ। उस समय पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा था, कोर्ट में केस चल रहा है, इस वजह से आप चुनाव नहीं टाल सकते। यह सीट सपा सांसद अवधेश कुमार के कारण खाली हुई। जब आयोग ने 9 सीटों के लिए ऐलान कर दिया, तब उसके 2 दिन बाद हाई कोर्ट बीजेपी प्रत्याशी को अपनी याचिका वापस लेने का आदेश देता है। उसके 1 महीने बाद 25 नवंबर को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और इस तरह से मिल्कीपुर में फरवरी में उपचुनाव होता है। कितना कुछ है इसमें आपके समझने के लिए। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद सफेद चादर लेकर संसद में प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि आयोग मर चुका है और जिस तरह से चुनाव हो रहा है हमें उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। बाद में सपा के नेताओं ने इस सफेद चादर के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की। यह सफेद चादर नहीं, मुर्दा को उड़ाने वाला कफन है, यह सब लिखा। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का यह मामला हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली तक चला आया है। जवाब के नाम पर मुख्य चुनाव आयुक्त सरसरी तौर पर कुछ बोल जाते हैं, कुछ शायरी सुना देते हैं। पता नहीं चलता किस सवाल के क्या जवाब है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग नहीं बता पाएगा कि महाराष्ट्र की आबादी से भी ज्यादा वोटर की संख्या कैसे हो सकती है। हमें मतदाता सूची सौंप दी जाए तो हम चुनाव आयोग को बता देंगे कि क्या खेल हुआ है। चुनाव आयोग को लेकर आने वाली खबरों को सतर्कता के साथ सुना कीजिए और नजर रखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।